ग्लोबल एआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह 23 क्लास है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्लोबल एआई के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाकर आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। और किसी भी क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वेबसाइट का यूज करिए global.ai.org। इस वेबसाइट का यूज करके आप आसानी से किसी भी क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से कैसे डाउनलोड करना है ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको जाना है ग्लोबल एआई के वेबसाइट पे, ठीक है। ग्लोबल एआई के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप लोग यदि मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल में ये चीज आपको नहीं दिखेगा। मोबाइल में ये चीज देखने के लिए राइट साइड में आना होगा। ऐसा 3 डॉट आपको दिखाएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तब फिर ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसमें आपको जाना है आईटीआई कोर्स पे। आईटीआई कोर्स पे जाके फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है। जब आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो फिर इसमें आपको दिख जाएगा आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको आसानी से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका था पीडीएफ डाउनलोड करने का। अब चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन लॉजिक गेट से दिया हुआ है आपके सामने एक ट्रूथ टेबल, और पूछ लिया है कि ये किस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल है। किस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब देखो, इसका केवल फॉर्मूला आपको याद रहेगा। लॉजिक गेट्स के जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, सारे गेट्स के यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से ट्रूथ टेबल देख के बता सकते हो कि ये कौन सा हमारा गेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबका फॉर्मूला। और गेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? और गेट का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। एंड गेट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है मेरे भाई? एंड गेट के लिए बनता है y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। नॉट गेट के लिए क्या बनता है फॉर्मूला? y टू ए बार, ठीक है। नॉट गेट के लिए हो गया। फिर आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, नैंड गेट के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? NAND। नैंड गेट के लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक है। नॉर गेट के लिए, नॉर गेट के लिए आपका फॉर्मूला बन जाता है y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। नॉट गेट के लिए भी बन गया, नॉर गेट के लिए भी हो गया। फिर एक्स नॉर गेट के लिए क्या हो जाता है? एक्स एक्स और एक्स नॉर। एक्स और के लिए बन जाएगा आपका ए, फिर बाइनरी एडिशन बी, ठीक है। फिर आपका एक्स नॉर के लिए क्या बन जाएगा? एक्स नॉर, एक्स नॉर के लिए बन जाता है आपका ए बाइनरी एडिशन बी का बार, ठीक है। तो ये आपका टोटल फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके गेट्स हैं सबका हमने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला देख के भी आप आसानी से इसके ट्रूथ टेबल को पहचान सकते हैं। देखिए, इसके ट्रूथ टेबल में एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार किसमें है सर? किसमें आपने लिखा है ए प्लस बी का बार? नॉर गेट में लिखा है। नॉर गेट में लिखा है सर, तो ये नॉर गेट हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बस इतनी छोटी सी बात थी। इसको पहचानने का तरीका भी बहुत आसान था। आप चाहें तो आसानी से यहां से भी पहचान सकते हैं इसको, या फिर इसके ट्रूथ टेबल को याद करके, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सबका ट्रूथ टेबल आप याद नहीं कर सकते। ट्रूथ टेबल तभी याद हो पाएगा जब आपको ये फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला याद रखना ज्यादा कंपलसरी है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? सीआरओ में किसका? टाइम बेस्ड कंट्रोल का। टाइम बेस्ड कंट्रोल का मेन काम यही होता है कि जो स्विप होता है जनरेटर में, जो हमारी स्विप जनरेटर नीचे लगी होती है, उसी की स्पीड को कंट्रोल करना। सीआरओ का फिगर कैसा होता है पहले तो देख लो। यहाँ पे सीआरओ देखो, ये है आपका सीआरओ, जिसमें ऊपर आपके वर्टिकल एम्पलीफायर लगे होते हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। और ये है आपके हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। अब कहेंगे आप कि सर ये कैसे आप बता रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है? ये तो ऐसा दिख रहा है कि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है ना। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी बिल्कुल भी कि सर ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, ऊपर वाला वर्टिकल कैसे हो गया। तो देखो, ये सीआरओ स्क्रीन इधर है, ये सीआरओ स्क्रीन इधर है, ठीक है। इस सीआरओ स्क्रीन के हिसाब से देखना है, न कि जो नॉर्मल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है उससे आपको कंपेयर नहीं करना है इसको।
जैसे नॉर्मल तरीका ये हो गया कि ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, ये पेन जो है ये अभी हॉरिजेंटल स्थिति में है, और ऐसे यदि मैं कर दिया तो ये वर्टिकल कंडीशन में हो गया। लेकिन सीआरओ के केस में ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस स्क्रीन के हिसाब से हमें देखना होता है, ये जो सीआरओ का स्क्रीन है ना, स्क्रीन के अनुसार, इस स्क्रीन के अनुसार हमें देखना होता है। देखो इसका स्क्रीन यहाँ पे है, ठीक है, ये है इसका स्क्रीन। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसका स्क्रीन कुछ ऐसे है, ऐसे खड़ा है, तो इसके सामने जो भी चीजें होंगी वो इसके हॉरिजेंटल होगी, इस स्क्रीन के हॉरिजेंटल होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी की सारी चीजें हॉरिजेंटल है। और जो इससे ऊपर होगी, जो इससे ऊपर ऐसे होगी, जो इससे ऊपर होगी तो वो वर्टिकल होगी, ठीक है। तो ये चीज जो है इस स्क्रीन से ऊपर है तो ये वर्टिकली हो गई, ठीक है। तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया। फिर यहाँ पे आपकी हो गई सॉटूथ जनरेटर, ठीक, नीचे आपका ट्रिगरिंग स्विच लगा होता है। तो ये पूरा इस सीआरओ का जो हमने फिगर बनाया है, ये फिगर एक बार जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार इसकी कंडीशन पूछ देता है कि वर्टिकल एम्पलीफायर कहां लगा होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर कहां लगा होता है, फिर वर्टिकल एटेन्यूएटर कहां लगा होता है, तो वो आपके वर्टिकल एम्पलीफायर से जस्ट पहले लगा होता है, ठीक है। फिर वैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल एटेन्यूएटर भी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जस्ट पहले लगा होता है। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा सॉटूथ जनरेटर है वो कहां पे लगा होता है, तो जस्ट आपके हॉरिजॉन्टल एटेन्यूएटर के नीचे लगा होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन पिछला पूछा था, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, पिछले क्वेश्चन का आंसर था सेलेक्ट स्वीप स्पीड, सेलेक्ट स्वीप स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर था। आपने सीआरओ का स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैक मोड नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है, एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ट्रैक में जो हमारी एक स्नबर सर्किट लगी होती है, स्नबर सर्किट जो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को मिला के बनाई जाती है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है ना, ट्रैक को हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए तो यूज करते हैं। अब इसकी एक सबसे खराब बात यह है कि ये विपरीत बायस में भी एनर्जाइज्ड हो जाता है। मतलब कि जैसे ही आप फेज चेंज करेंगे, जैसे ही आप सप्लाई चेंज करेंगे, या जैसे ही आप टर्मिनल चेंज करेंगे, तो उस पर भी ये रिवर्स में एक आपको ट्रिगरिंग कराने लगता है, ठीक है। रिवर्स में भी ये ट्रिगरिंग कराने लगता है। उसी ट्रिगरिंग को रोकने के लिए हम लोग स्नबर सर्किट लगाते हैं, जिसमें का कैपेसिटर उस रिवर्स वाले वोल्टेज को या रिवर्स वाले करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिवर्स में इसको स्टार्ट नहीं होने देता, ठीक है। तो टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, ये एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग। बाकी थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूं कि जो आपकी स्नबर सर्किट है उसकी विशेषता क्या होती है, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी विशेषता आपको इधर दिखा देता हूं। ये विशेषता थोड़ा सा हमने लिया था, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ट्रैक नियंत्रण के साथ एक समस्या है कि यह उसके संवहन के रुकने के तुरंत बाद ट्रायक के आर पार विपरीत वोल्टता का अचानक अनुप्रयोग किसका, विपरीत वोल्टता का। जैसे विपरीत वोल्टता उसमें बनेगी तो ये फॉल्स डायरेक्शन में ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि गलत डायरेक्शन में ये चलाने लगेगा। तो यही एक इसका कह सकते हैं कि बैड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्नबर सर्किट लगाते हैं इसमें, ट्रैक में। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको आउटपुट वोल्टेज याद करना है। इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है एसी में, आउटपुट पे कौन सा वोल्टेज पूछा है आपका, डीसी आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, VDC इक्वल टू 0.318 V पीक, ठीक है, V पीक। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे हमने लिखा है V पीक, और यदि V पीक को मैं VRMS लिखना चाहूं,
Vrms जो हमारा इनपुट का एसी सप्लाई है, इनपुट एसी, इनपुट में ये एसी ही दिया हुआ है, एसी वोल्टेज ही दिया हुआ है, लेकिन ये पीक वोल्टेज नहीं, ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा आरएमएस वोल्टेज है। तो सर आरएमएस वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, वो चीज में नोट कर लीजिए कि VDC is equal to 0.45 VRMS, ठीक है, 0.45 VRMS। क्लियर है बात। अब देखिए आपको ये VRMS की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना VRMS की वैल्यू दे रखा है 24, VRMS की वैल्यू कितना दे रखा है 24। तो यहां से VDC इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दूं मैं यहाँ पे 24 कर दूं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा कितना 10.8 वोल्ट, 10.79 वोल्ट आएगा, 10.79 वोल्ट आएगा, जो लगभग 8 के बराबर है। तो 10.8 वोल्ट यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ये दो फार्मूले हमने जो आपको बताया, ये फार्मूले आपको समझ में आ गया, ये दोनों फार्मूले जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखो ये हमारा डीसी करंट है, ये डीसी करंट नहीं सॉरी डीसी वोल्टेज है, वोल्टेज, और ये जो है ये एसी वोल्टेज है। ठीक है, ये एसी वोल्टेज है। तो यही इसका मेन फर्क है इस फार्मूले का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का क्यों अधिक बनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन में लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है, जबकि जर्मेनियम में लीकेज करंट की वैल्यू अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीकेज करंट की कहीं पे बात किया है सर? लीकेज करंट की बात कहीं नहीं किया है। यदि लीकेज करंट की बात कहीं नहीं किया है तो हम लोग दूसरा पैरामीटर देखेंगे। दूसरा पैरामीटर और क्या हो सकता है? हाँ, अब इसमें जो हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज थोड़ा सा हाई होता है। जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज थोड़ा सा हाई होता है, किसकी तुलना में? सिलिकॉन की तुलना में। सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज थोड़ा सा हाई होता है, इस वजह से इसका यूज कम किया जाता है। ये बैरियर वोल्टेज हाई होने के कारण इसमें लीकेज करंट की मान अधिक होता है। ठीक है, और सिलिकॉन में लीकेज करंट का मान कम होता है। इसीलिए हम लोग जितना भी अपना बनाते हैं सोलर पैनल, वो सारे सोलर पैनल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है हमारा सिलिकॉन का। चलो आगे बढ़े। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप्ड पूर्ण तरंग, अच्छा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यार इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें फिगर बना दिया था, जिसमें ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ था, और उस फिगर बना के उसमें बोला था कि इस फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, इस फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया था, और इसका जो लोड था, लोड को क्या कर दिया था इसने? लोड को कर दिया था ओपन, लोड को क्या कर दिया था भाई? ओपन कर दिया था। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, है ना, ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है ना। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया, ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ। ठीक है, और ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया हमारा लोड। ये लोड क्या है? ओपन है। यदि ये ओपन है तो क्या आपको कुछ भी आउटपुट पे मिलेगा? यहाँ पे आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे होकर करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे नो करंट, यदि कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ वोल्टेज भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 वोल्ट ऑप्शन एकदम ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? Which oscillator provide high accurate stable frequency? High accurate stable frequency, इसमें से क्या आपका हॉटले ऑसिलेटर है जो एक्यूरेट देता है, या कॉलपिट्स, या फिर आपका क्वाड क्रिस्टल, या फिर आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर? कौन सा ऐसा ऑसिलेटर है
जो एकदम एक्यूरेट, एकदम हाई, क्या बोला है, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति देता है, तो वो होता है हमारा हार्टले ऑसिलेटर। वो कौन सा होता है ऑसिलेटर भाई, हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, चलो एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है, आधार सामग्री बोला है, देखो ये होता है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हम लोग कितने कितने लेयर होते हैं ट्रांजिस्टर में भाई, जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे एनपीएन की, तो टोटल 3 लेयर होती है। ठीक है, अब यही ट्रांजिस्टर जो 3 लेयर है, 3 लेयर में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं पहले एमिटर, बेस और कलेक्टर की तरह से। ठीक है, एमिटर, बेस और कलेक्टर की तरह डिवाइड करते हैं। तो इधर हो गया हमारा एमिटर, इधर हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस, इधर हो गया हमारा एमिटर और इधर हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है, इसको लिख लो एमिटर, ये हो गया हमारा एमिटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कलेक्टर और ये हो गया हमारा बेस। अरे ये आधार है तुम्हारा, ये उत्सर्जक है और ये संग्राहक है हिंदी में बोले तो। अब जो हमारा बेस है ना, बेस में डोपिंग हम लोग बहुत कम करते हैं, डोपिंग लो, इसकी साइज भी इन दोनों की अपेक्षा में सबसे पतली होती है। ट्रांजिस्टर में बेस की साइज सबसे पतली होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज होती है एमिटर की, और सबसे बड़ी साइज कलेक्टर की होती है। सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, कलेक्टर की होती है। डोपिंग कैसे की जाती है सर, सबसे अधिक डोपिंग हम लोग करते हैं एमिटर में, उसके बाद कलेक्टर में सबसे कम डोपिंग हमारा होता है बेस में। तो बेस की साइज भी सबसे छोटी होगी और इसमें डोपिंग भी सबसे कम होगा। ठीक है, लेकिन जो एमिटर है, एमिटर की साइज कलेक्टर से तो छोटी है, लेकिन इसमें डोपिंग सबसे अधिक किया जाता है, इसीलिए एमिटर ही डिसाइड करता है करंट की डायरेक्शन कैसी होगी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, ये ए ऑप्शन ही एकदम राइट हो गया। लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, बहुत पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है, ये ए ऑप्शन ही एकदम राइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी हेवली डोप्ड एंड वेरी थिन ये नहीं, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, हेवली डोप्ड एंड वेरी लार्ज, ये सब ऑप्शन एकदम मतलब किसी से मैच भी नहीं करना एमिटर ना कलेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे एम्पलीफायर का फिगर दे दिया है आपसे, बोला है कि कौन सा एम्पलीफायर है, तो ये है आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये कौन सा एम्पलीफायर है भाई, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एमिटर एम्पलीफायर। अब देखो ये कैसे पहचानेंगे सर, मैं पहचानने का भी तरीका आपको बता देता हूं। और देखो भाई, बार बार हम आपसे इतना ही कहते हैं कि यदि आपको मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर और अच्छा से आप समझना चाहते हैं तो ग्लोबल आईडीआई का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाके भी आप आसानी से क्लास को देख सकते हैं। देखो इसको समझने के लिए हमने ये चीज लेके आया है आपके लिए। ये है आपका कॉमन एमिटर, ये है आपका कॉमन एमिटर। ठीक है, ये मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एक बार जब आप फिगर आसानी से देख लोगे, सामने से देख लोगे, एक दो बार बना लोगे, बनाने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर कौन सा कॉमन एमिटर है, कौन सा कॉमन कलेक्टर है, कौन सा हमारा कॉमन बेस है और इनकी खासियत क्या है, ये भी आप एक ही जगह पूरा एक केवल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन कलेक्टर है, ये है आपका कॉमन कलेक्टर और ये हो गया आपका कॉमन बेस। ये कौन सा है भाई, कॉमन बेस। ठीक है, अब देखो इन तीनों की खासियत क्या क्या होती है। जो हमारा कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है और कॉमन कलेक्टर है, इन तीनों की खासियत क्या क्या होती है। इसका जो इनपुट इंपीडेंस है, इनपुट इंपीडेंस, इनपुट प्रतिरोध लिखा है, कहीं कहीं पे इंपीडेंस भी लिखता है, आप लोग इंपीडेंस याद रखेंगे। जो इसका इनपुट इंपीडेंस है सीबी, सीबी बोले तो देखो इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीबी। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग सीसी और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीई, इसको शॉर्ट में सीई कहते हैं। तो जो हमारा सीबी है, सीबी का इनपुट इंपीडेंस कम होता है, सीसी सीई का भी कम होता है, लेकिन जो सीसी है, सीसी का इनपुट इंपीडेंस सबसे अधिक होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको 750 किलो ओम, इसका इनपुट इंपीडेंस सबसे ज्यादा अधिक होता है और इस टेबल से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इस टेबल को जरूर आप लोग
इस पूरे फिगर को, ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे हाई क्वालिटी में थोड़ा सा करके, ताकि ये पूरी डाटा आपके पास अच्छे से चला जाए। ठीक है, जो आउटपुट इंपीडेंस है, आउटपुट इंपीडेंस कॉमन बेस का सबसे अधिक होता है, लेकिन कॉमन एमिटर का बहुत उससे भी अधिक हो जाता है, और जो हमारा कॉमन एमिटर है, कॉमन कलेक्टर है, इसका कम हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आउटपुट इंपीडेंस होता है कॉमन एमिटर का, इसका कम होता है, सॉरी सबसे अधिक होता है आपके कॉमन बेस का, कॉमन एमिटर का इससे कम होता है, और आपका कॉमन कलेक्टर का सबसे कम होता है आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि जो हमारा कॉमन बेस है इसका मेगा ओम में होता है आउटपुट इंपीडेंस, जबकि जो हमारा कॉमन एमिटर है इसका 10 किलो ओम है ना। देखो इसमें करंट गेन एकक से कम होता है, मतलब इकाई से कम होता है, इसका उच्च होता है और इसका भी उच्च होता है। ठीक है, वोल्टेज गेन इसका उच्च होता है, फिर इसका वोल्टेज गेन भी उच्च होता है, करंट गेन भी उच्च होता है, लगभग एक होता है कॉमन कलेक्टर का। तो अब दो चीजें और यहाँ पे है, दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजें भी नोट कर लीजिए। जो आपका कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर ही एक ऐसा एम्पलीफायर है जो पावर गेन देता है। ठीक है, इससे इसका पावर गेन उच्च होता है। ठीक है, पावर गेन यहां पे लिख लीजिए, पावर गेन कॉमन एमिटर का उच्च होता है, और यही एक ऐसा एम्पलीफायर है जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा के हमें आउटपुट देता है। कितना फेज शिफ्ट कराता है, कितना 180 डिग्री। तो ये सारा डाटा है, ये चीज जरूर नोट कर लीजिएगा। दो चीज एक्स्ट्रा इसमें कि जो कॉमन एमिटर है उसका पावर गेन भी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो आउटपुट पे हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा के सप्लाई को देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने इसका आंसर बता दिया था आपको कि ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का फिगर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, तो ये कॉमन एमिटर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को दर्शाता है? तो जो इसमें RL लगा हुआ है ना, ये जो RL लगा हुआ है यहाँ पे, यही RL वोल्टेज गेन को दर्शाता है। ठीक है, यही RL डिसाइड करता है कि हमारा आउटपुट में वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, वोल्टेज गेन को दर्शाता है। ठीक है, ये RL की वैल्यू जितनी अधिक होगी वोल्टेज गेन हमारा उतना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पे RL सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए। Which multivibrator produce a repetitive pulse wave from output? देखो जो हमारा ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है, ये रिपीटेटेड मतलब कि पुनरावृत्ति वाला आउटपुट देता है हमें। ठीक है, रिपीटेटेड आउटपुट ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के द्वारा ही हमें मिलता है। तो यहाँ पे ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एकदम राइट आंसर बन जाएगा। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं, ऑसिलेटर में हम लोग फीडबैक नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं? तो ऑसिलेटर में हम लोग फीडबैक का यूज मतलब कि फेज शिफ्ट कराने के लिए ही करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो फेज शिफ्ट होके जाए, फेज शिफ्ट होके जाएगी तभी जाके हम लोग बार बार उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे। तो टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री, इसी के लिए हम लोग फीडबैक सिस्टम यूज करते हैं अपने ऑसिलेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, चले आगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसका ये होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जबकि जो हमारा बीजेटी होता है या एसटीआर, वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस, ये टेबल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ही आपको दिखाया था। पूरा टेबल का स्क्रीनशॉट में बोला था आपसे कि स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए, ताकि ये सारी चीजें आपको एक ही जगह क्लियर हो जाए। मैंने आरजीबीटी भी लिया था, उसमें एफईटी भी लिया था, बीजेटी भी लिया था, मॉसफेट भी लिया था, हर एक चीज उसमें टोटल 12 पॉइंट थे। 12 पॉइंट को हमने अलग अलग आपको स्क्रीनशॉट कराया था, है ना। तो ये क्या है? आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर
का मेन काम हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में होता है। जो हमारा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि सर इसमें टोटल 3 टर्मिनल तो होते हैं, इसमें टोटल 3 टर्मिनल तो होते हैं, लेकिन जो टर्मिनल है वो काफी डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, ये होता है हमारा एमीटर, ये होता है हमारा एमीटर, ठीक है, ये होता है हमारा बेस 1 और ये होता है हमारा बेस 2, ठीक है, बेस 2। दो जो इसका टर्मिनल है वो टर्मिनल बेस का ही होता है, लेकिन बेस 1 बेस 2 बस उसका नाम बदल दिया जाता है। बाकी एक जो मेन हमारा टर्मिनल होता है वो होता है आपका एमीटर, ठीक है। तो ये होता है आपका ईजीटी का सिंबल, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसका यूज करते हैं। बाकी जो हमारा लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में हम लोग किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, तो याद रखेंगे इसमें हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। और सॉरी ब्रॉडकास्ट में हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, और जो हमारा लाउड स्पीकर है इसमें सिंपल हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट में हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं, जो आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट जब करना होता है एक जगह से दूसरे जगह काफी दूरी तक, तो वहां पे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं प्रसारण के लिए, ठीक है। एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है, एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है, कब अभिनत होगा, जब हमारा गेट आर रिवर्स बायस विद सोर्स, जब हमारा गेट किसके साथ रिवर्स बायस में हो, सोर्स के साथ रिवर्स बायस में हो, तब हमारा जो जेफेट है, जेफेट हमारा उस टाइम पे अभिनत होगा या बायस्ड होगा, ठीक है। कब होगा, जब गेट किसके साथ रिवर्स बायस में हो भाई, जब गेट हमारा रिवर्स बायस में हो सोर्स के साथ। अच्छा, जेफेट में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं सर, तो जेफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है हमारा गेट, एक होता है हमारा सोर्स, और एक होता है हमारा ड्रेन। कौन सा होता है भाई, ड्रेन, ठीक है। और ड्रेन में बहने वाली करंट को हम लोग आई डी से प्रदर्शित करते हैं, सोर्स में बहने वाली करंट को हम लोग आई एस से प्रदर्शित करते हैं, और गेट में बहने वाली करंट को हम लोग आई जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं, और ये होता है आपका तीनों में बहने वाली करंट, ठीक है। बाकी जो हमारा एन चैनल है, एन चैनल को यदि बायस करना है, यदि हम लोग को उसे यूज करना है तो तब इसका यूज करते हैं, या इसकी बायसिंग तब होती है जब हमारा गेट टर्मिनल सोर्स के साथ रिवर्स बायस में होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बन जाएगा। यदि आपको मेहनत अच्छी लग रही हो, ग्लोबल ITI टीम का जो कार्य है वो आपको सराहनीय लग रहा हो, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग एग्जाम को अच्छे से पास कर पाए, ठीक है। धन्यवाद।